छात्रों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, ग्राम भारती महाविद्यालय रामगढ़ कैमूर, आज समाज दर्शन के अंतर्गत मार्क्सवाद विषय पर मार्क्स द्वारा समाज के संदर्भ में दिए गए विचारों से आप सबों को अवगत कराना चाहता हूँ। छात्रों, मार्क्स निसंदेह युग पुरुष हैं। यदि इनके विषय में यह कहा जाए कि ये अपने समय के ऋषि हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखता। ये वास्तव में युग दृष्टा हैं। इन्होंने दर्शन की दरिद्रता को पहचाना और दरिद्रता का दर्शन को अंगीकार किया। इनका स्पष्ट मानना था कि केवल बुद्धि विलास से काम नहीं चल सकता। जब तक दर्शन जीवन जमीन से नहीं जुड़ता तब तक समाज का कल्याण संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स ने दर्शन, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि के संबंध में अध्ययन और मनन कर विश्व के सम्मुख सामाजिक विषमताओं की वैज्ञानिक व्याख्या कर एक सुनिश्चित विचारधारा प्रस्तुत किया। यही विचारधारा मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद कोई मतवाद न होकर एक नया जीवन दर्शन है। मार्क्स ने स्वयं गरीबी का दर्द सहते हुए गरीबों के उद्धार के लिए अपने मत स्वयं जीवन में आचरित करते हुए समाज में व्याप्त गैर इंसानी विषमता को दूर करने का पुरजोर प्रयास भी किया। उनका स्पष्ट कहना था कि जब हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं तो नफरत, द्वंद्व और कलह का क्या अर्थ है। समाज में ऊंच नीच का भेद क्यों देखा जाता है। ये सब ऐसे जीवंत प्रश्न हैं जिनका सकारात्मक हल निकालना ही होगा। मार्क्स के इस समाजवादी विचारधारा की व्याख्या को साम्यवाद कहा जाता है। मार्क्स को साम्यवादी चिंतन धारा का नायक भी कहा जाता है और उनकी अन्यतम कृति दास कैपिटल को साम्यवाद का वेद माना जाता है। मार्क्स मूल रूप से एक समाज विचारक थे। उनके विचारों पर यूरोप की औद्योगिक क्रांति तथा हीगल एवं फ्यूरबाख के दार्शनिक विचारों का अमिट छाप दिख पड़ता है। मार्क्स भौतिकवादी हैं। इनके अनुसार विश्व का मूल तत्व भौतिक है। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म पर आधारित है। भौत तत्वों से ही द्वंद्वात्मक विधि द्वारा विश्व का विकास होता है, परंतु मार्क्स और हीगल का द्वंद्वात्मक विकासवाद एक दूसरे से भिन्न है। चूँकि हीगल प्रत्ययवाद के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अध्यात्मवाद की स्थापना की। दोनों ही समान रूप से विकास प्रक्रिया में वाद, थेसिस, प्रतिवाद, एंटीथेसिस और समवाद, सिंथेसिस को स्वीकार किया है। वाद अपना विरोधी प्रतिवाद उत्पन्न करता है और संवाद में इन दोनों का समन्वय होता है। पुनः संवाद भी अपना विरोधी उत्पन्न करता है
कार्ल मार्क्स ने यह माना है कि मार्क्सवाद अंतिम संवाद है। साम्यवाद दलितों की आह से निकला हुआ समसामयिक दर्शन है, जिनके केंद्र में मानवता का स्पष्ट दीदार होता है। मार्क्स ने अपने समय में समाज में व्याप्त गैर इंसानी विषमता को दूर करने का पुरजोर प्रयास किया और साथ ही साथ जन जन में समता की चेतना जगाने में आशातीत सफलता भी हासिल की। इस क्रम में मार्क्स के धर्म विचार, नैतिक विचार, अर्थ विचार और सामाजिक विचार पर क्रमशः विचार करना आवश्यक है। धर्म विचार। धर्म के विषय में मार्क्सवाद की अपनी अलग मान्यता है। मार्क्स धर्म की आड़ में भोली जनता के दोहन, उत्पीड़न को देखकर तड़प उठे थे और उन्होंने कहा था, धर्म अफीम की गोली है जिसके नशे में गरीब जनता का शोषण किया जाता है। मार्क्स से पूर्व स्पिनोजा ने भी धर्म के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, धर्म निर्बल आत्मा की बौखलाहट भरी चीख पुकार और मिथ्या कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। परंपरागत धर्म के विरुद्ध मार्क्स की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। समाज के कल्याण हेतु उन्होंने साम्यवाद को एक सशक्त हथियार के रूप में प्रयुक्त किया है। मार्क्स के अनुसार धर्म में अंधविश्वास की भावना भरी हुई है। धर्म की आलोचना वास्तव में धार्मिक भ्रम को मिटाती है और मनुष्य को मनुष्य की तरह सोचने और कार्य की शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि मार्क्स ने धर्म की मिथ्या स्वरूप पर प्रहार कर उसका पर्दाफाश किया है। मार्क्स का दर्शन मनुष्य की चेतना को दिव्यता प्रदान करता है और धरती तथा आकाश के सभी देवताओं से घृणा करता है। मार्क्स का स्पष्ट कहना है कि इतिहास में उसके प्रारंभिक काल में लोगों को यह ज्ञान नहीं था कि वैज्ञानिक प्रगति के साथ धर्म में लोगों की आस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अतः धर्म के दलालों का यह दावा अर्थहीन है कि धर्म अनादि एवं अनंत हैं। मार्क्स का दावा है कि प्राकृतिक शक्तियों का सामना न कर पाने के कारण अज्ञानवश ईश्वर को जगन नियंता मान लिया गया होगा, जहाँ से धर्म का सूत्रपात हुआ होगा। जब तक अनर्गल धार्मिक मान्यताओं का खात्मा नहीं होगा, तब तक सुख समृद्धि से भरा साम्यवादी समाज की स्थापना नहीं होगी। धर्म शोषण को बढ़ावा देने के नाते इंसानी समाज का विध्वंसक है। अतः मानवता के कल्याणार्थ धर्म की आलोचना आवश्यक है। मार्क्स का साम्यवाद वस्तुतः समाज केंद्रित मूल्यवाद है, जिसे समसामयिक समाज में मानव धर्म की प्रतिष्ठा मिली है। मार्क्स को रूढ़िगत संप्रदाय, काल्पनिक स्वर्ग, परंपरावादी धर्म, ईश्वरोक्त धर्म
आदि से काफ़ी घृणा थी। उनका कहना था कि स्वर्ग की आलोचना ही पृथ्वी की प्रतिष्ठा है और धर्मशास्त्र की आलोचना ही राजनीति शास्त्र की प्रतिष्ठा। धर्म की आलोचना इस शिक्षा के साथ समाप्त हो जाती है कि मनुष्य ही मनुष्य के लिए सर्वोच्च सत्ता है। मार्क्स ने धर्म के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, हृदयहीन दुनिया का हृदय है और गरीब जनता की अफीम है। जिस दिन गरीबों को अपने अधिकार का बोध हो जाएगा, उसी दिन वह पूंजीपतियों के विरुद्ध लाल बंद होकर अपना हिस्सा हासिल कर लेगा। ऐसा करने से शोषण का रास्ता भी बंद हो जाएगा और सबको इस संसार में जीने का अधिकार भी मिल जाएगा। मार्क्सवाद की केंद्रीय समस्या मानव की समस्या रही है, जो मूलतः श्रमिक है। अतः मार्क्स ईश्वरोक्त धर्म का विरोधी है, न कि मानव धर्म का। मार्क्सवाद के अनुसार श्रम करता है श्रमिक और पूंजी का संचय करता है उद्योगपति। परिणाम स्वरूप एक ओर विलासिता और दूसरी ओर भूखमरी का भयावह दृश्य दिखाई पड़ता है। इससे बढ़कर अधर्म और क्या हो सकता है। अतः जिस दिन पूंजीपति श्रमिक हो जाएगा, उसी दिन शोषण की प्रवृत्ति स्वतः रुक जाएगी। समाज में वर्ग भेद मिट जाएगा और केवल एक वर्ग रह जाएगा, सर्वहारा वर्ग। ऐसे समाज में सब अपनी कमाई खाएंगे, ना कोई शोषक होगा और ना कोई शोषित। नैतिक विचार। मार्क्सवादी नीति शास्त्र स्वभाव से ईश्वरवादी नीति शास्त्र से भिन्न है। ईश्वरवादी नीति शास्त्र अनीति शास्त्र है, क्योंकि वह समाज में शोषण को बढ़ावा देता है। जो नीति शोषक वर्ग को नष्ट करे, श्रमिकों को संगठित करे, वर्ग भेद का नमो निशान मिटाकर साम्यवादी समाज की स्थापना करे, वही मार्क्सवादी या साम्यवादी नीति शास्त्र है। मार्क्स इंसानी समस्याओं के निराकरण के लिए खूनी क्रांति का बिगुल बजाते हैं। मार्क्स का नैतिक विचार भौतिक भावों से उत्पन्न है। उनका नीति शास्त्र अनिश्वरवादी है। ईश्वरोक्त नीति शास्त्र शोषकों का नीति शास्त्र है, जो अधम सभ्यता की नींव पर खड़ा है। मार्क्स के अनुसार पदार्थ ही मौलिक सत्ता है। जड़ पदार्थ से ही चेतना का विकास होता है और आगे चलकर यही नैतिक चेतना में विकसित हो जाते हैं। सारे नियम मानवकृत हैं और प्रकृति की कोख से जन्मे हैं। कोई नियम न तो निरपेक्ष है और न ही दैवी विधान है। मनुष्य का देवता है। साध्य साधन विवेक की दृष्टि से मार्क्स की धारणा है कि साध्य साधन के औचित्य को न्याय ठहराता है। शुभ साध्य की सिद्धि के लिए कूटचाल, वर्ग संघर्ष, शस्त्र क्रांति का उपयोग सर्वथा उचित है। बिना खूनी क्रांति के समाज में साम्यवाद लाना आकावा से आकाश कुसुम को तोड़कर लाने की निरर्थक प्रतीक्षा के समान है।
अमीर लोग आसानी से अर्जित पूंजी समाज को देने वाले नहीं हैं। अतः मजदूरों को संगठित होकर पूंजीपतियों पर आक्रमण कर उनके अतिरिक्त संपत्ति को छीनना ही होगा। तभी समाज में शोषण प्रक्रिया का अंत होगा। मार्क्स ने समाज में समता और समानता के लिए वर्ग संघर्ष का सहारा लिया है। मार्क्स का नारा है, लुटेरों को लूटो। मार्क्स मनुष्य को प्रकृतितः अशुभ कहते हैं। मार्क्स का मनुष्य आर्थिक मनुष्य है। अर्थ ही मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रतिमान है। अर्थ विचार। पूंजीवादी आर्थिक पद्धति के विरोध में साम्यवादी आर्थिक पद्धति का जन्म होता है। मार्क्सवादी आर्थिक पद्धति के अनुसार उत्पादन लाभ के लिए न होकर उपभोग के लिए होता है। स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर राजकीय हो जाता है। उत्पादन राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। उत्पादित वस्तुओं का वितरण सभी के उपभोग के लिए होने लगता है। आर्थिक व्यवस्था राज्य के कर्मचारियों के अधीन हो जाती है। साम्यवाद के अनुसार आर्थिक विषमता मानवकृत है। सारी राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बुराइयों के मूल में आर्थिक उत्पादन के साधन एवं पद्धति ही एकमात्र कारण है। मार्क्स के विचार में हमें केवल रोटी चाहिए, ढंग चाहे जो हो। इनके अनुसार आर्थिक समता आते ही सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। यहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सामाजिक स्वामित्व की भावना को स्वीकार किया गया है। मार्क्स ने आर्थिक सामाजिक न्याय की प्रखर वकालत की है। मजदूरों को कम से कम इतनी सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए जिससे वे आराम से अपने आश्रितों का पालन पोषण कर सकें। सामाजिक विचार। मार्क्स मूलतः सामाजिक विचारक हैं। मार्क्स को यह विश्वास है कि जिस समय समाज के सभी लोग श्रमिक हो जाएंगे उस समय समाज से वर्ग भेद मिट जाएगा और केवल एक ही वर्ग रह जाएगा, सर्वहारा वर्ग। मार्क्स सर्वहारा को पूंजीवादी गुलामी की जंजीर को तोड़ने वाली चालक शक्ति मानता है। मार्क्स की दृष्टि में पूंजीपति के लिए श्रमिक मनुष्य नहीं रह जाता। उसके लिए वह श्रम समय का साकार रूप है जो मुनाफा कमाने की मशीन है। मुनाफे में कमाई गई पूंजी का प्रयोग पूंजीपति द्वारा श्रमिकों के शोषण के लिए किया जाता है। अतः जब तक पूंजी का नाश नहीं होगा तब तक शोषण की प्रक्रिया का भी अंत नहीं होगा। श्रमिकों की अज्ञानता, धर्मांधता एवं बिखराव का लाभ पूंजीपतियों द्वारा उठाया जाता है। अतः बौद्धिक प्रगति से ही ऐसे पूंजीपति समाज का पतन सुनिश्चित है। साम्यवाद का लक्ष्य है एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का उदय, जिसका आधार शोषण नहीं बल्कि सहयोग और सद्भाव होगा। हिंसक क्रांति द्वारा पूंजीवादी समाज का पतन हो जाएगा। धनिक लोगों का भी अंत होगा
और तब सर्वहारा वर्ग का उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के अन्य लोगों की तरह समान रूप से हक होगा। इस प्रकार उत्तर क्रांति चरण में पूंजीपतियों का उन्मूलन के उपरांत वर्गहीन समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र के अध्याय 2 एवं 3 में कहा है कि भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व का उन्मूलन करने के बाद भूमि कर का सार्वजनिक लक्ष्यों में उपयोग किया जाए, सभी प्रकार के उत्तराधिकार को समाप्त किया जाए, जो लोग विदेश में हैं या जो देशद्रोही हों उनके संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, एक प्रगतिशील आयकर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाए जो साख संबंधी सभी व्यवस्थाओं पर निगरानी रखे तथा साख का राज्य के द्वारा केंद्रीकरण किया जाए, राज्य के सभी यातायात के साधनों को केंद्रीकरण किया जाए, भूमि सुधार, राज्य द्वारा खोले गए नए उद्योगों के साथ साथ संपूर्ण उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार हो, बच्चों, श्रमिकों तथा अन्य लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए और सभी प्रकार के श्रम के लिए समान उत्तरदायित्व निर्धारित की जाए। इन विवेचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ग विहीन और राज विहीन समाज की स्थापना करके मानव समाज को सुखी बनाना मार्क्सवाद का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही साथ समाज को शोषण, दमन और अत्याचार से मुक्त करने का एक प्रशंसनीय प्रयास भी है। इस प्रकार मार्क्स द्वारा एक अन्य आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। मार्क्सवाद का मूल्यांकन। प्रायः मार्क्सवाद की सभी मान्यताओं की एक आलोचना हुई है और वह आलोचना बहुत ही कटु आलोचना है। इन आलोचनाओं में पहली आलोचना यह है कि केवल भौतिकवाद के आधार पर संपूर्ण विश्व या समाज की व्याख्या नहीं हो सकती। इसके लिए किसी चेतन सत्ता या आध्यात्मिक सत्ता को मानना ही होगा। अतः भौतिकवाद विवादास्पद तत्वशास्त्रीय सिद्धांत है। दूसरी आलोचना, समाज में केवल दो ही वर्गों पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष नहीं होता। यहाँ मध्यम वर्ग की अवहेलना की गई है, जो मार्क्सवाद की भयंकर भूल है। साथ ही मनुष्य सिर्फ आर्थिक मनुष्य नहीं होता, उनमें अन्य आकांक्षाएं भी होती है। अतः मार्क्सवाद संपूर्ण मनुष्य का वर्णन नहीं कर पाता। तीसरा, साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए मार्क्स ने खून खराबी एवं हिंसा का मार्ग भी उचित ठहराया है। यह बिल्कुल अनुचित है। गांधी जैसे अनेक विचारक साध्य की प्राप्ति अच्छे साधनों द्वारा उचित एवं आवश्यक मानते हैं। चौथा, समाज में वर्ग संघर्ष केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं होते,
नस्ल, जाति तथा भाषा के आधार पर भी बने वर्गों का संघर्ष भी भयानक होता है। मार्क्सवाद इस तथ्य की घोर अवहेलना करता है। इन आलोचनाओं के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि मार्क्सवादी विचारक एक महान लक्ष्य की ओर उन्मुख होने पर भी संकुचित दृष्टिकोण अपनाते हैं। इससे इनका साम्यवाद का सिद्धांत असंतोषजनक प्रतीत होता है। परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद भी मार्क्स के विषय में स्वयं गांधी जी ने कहा है, आर्थिक बुराइयों को घटाने में मार्क्सवाद एक निदान हो सकता है। ठीक हो या नहीं हो, परंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्क्स ने शोषितों और गरीबों के लिए कुछ कर गुजारने का प्रयास तो किया ही। वास्तव में मार्क्स ऋषि हैं और हृदयहीन युग की इंसानी मांग की देन हैं। मार्क्स धर्म का खंडन तभी किया जब धर्म के नाम पर अधर्म पलने लगा। भले ही आज मार्क्सवाद अप्रासंगिक हो रहा हो, फिर भी मार्क्सवादी चिंतन की आत्मा निरंतर जीवंत बनी रहेगी, क्योंकि इसकी नींव मानवता है। ढहता भवन है, नींव नहीं। मूल्य नहीं मरता, अपितु जीवन पूर्ण मूल्यांकन में उसकी प्रयोग विधि बदलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।